गाइस, स्वागत है आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटर पॉलिश पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रवेश सिंह। तो दोस्तों, पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने आपके लिए बताया था इंग्लिश में। दोस्तों, पिछला तो यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाए थे बैक टू बैक, जिसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन 1 का आंसर विद क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। और नेक्स्ट वीडियो जो आया था उसमें मैंने आपके लिए बताया था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी, आई होप। और अब आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसमें आपके लिए बताऊंगा जो यूनिट 2 है उसका टॉपिक नंबर 2, यानी कि आपका जो सिलेबस है। आप सिलेबस का वीडियो देखिएगा आइडियो भारत का मेरे चैनल पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए यूनिट ऊपर, और यहाँ पर फिर उन्होंने बताया यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है। और फिर यहाँ टॉपिक्स हैं, जैसे टॉपिक में 1 नंबर का टॉपिक में कुछ लिखा हुआ है, सेकंड नंबर के में कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे करके फर्स्ट टॉपिक का वीडियो मैं ऑलरेडी कुछ 3-4 महीने पहले अपलोड किया था, और अब जो है सेकंड टॉपिक का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ आपसे बहुत जल्द दोस्तों कि सेकंड टॉपिक क्या है आपका सिलेबस में से, तो ये है आपका सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। मतलब आपको सिलेबस के वीडियो में सेम टू सेम टॉपिक दिया हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यानी कि जो हमारा इंडियन आर्ट है, जो कल्चर है, उसकी कुछ खास विशेषताएं क्या हो सकती हैं। बिकॉज दोस्तों, आइडियो भारत में यही क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और यही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि एनईपी 2020 के बाद सिलेबस लगभग सभी जगह सेम हो गया है, तो उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना कि वीडियो मैं क्यों देखूं या पर इस वीडियो से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आपको बेनिफिट निश्चित ही होगा। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं आज का वीडियो। तो लिखा हुआ है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन कल्चर के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड। आप इंडियन कल्चर को समझने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए कई तरह की चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे कल्चर को अगर आपको जानना है तो वेरियस थॉट्स और आइडियोलॉजीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो एंशियंटली कुछ फेमस ऑथर्स ने, कुछ फेमस थिंकर्स ने दी हुई हैं। नाउ आगे लिखा हुआ, इट इज़ वेरी वास्ट एंड वेरीफाइड कल्चर। इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और बहुत ही ज़्यादा वेरीड है, नॉलेज के फॉर्म में, डिवोशन के फॉर्म में, डीड्स के फॉर्म में, इमोशंस के फॉर्म में और फीलिंग्स के फॉर्म में। तो इसका मतलब इतना समझ लो आप कि अलग नॉलेज वाले लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको। डिवोशन डीड्स का मतलब होता है धर्म से संबंधित लोग मिलेंगे, वेरियस फीलिंग्स के लोग मिलेंगे। सो इट इज़ द ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ इंडियन कल्चर दैट इट सिमुलेटेड ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर को आपको समझना है तो आपका माइंड क्या होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। अगर आपका माइंड ब्रॉड है सो दैट आप बिल्कुल समझ सकते हैं इंडियन कल्चर के बारे में। बात करता हूँ मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की बहुत जल्द दोस्तों। लिखा हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में, इंडिया डिड नॉट बिलीव इन इन्वेजन और वॉर टू प्रोपेगेट इट्स कल्चर। तो दोस्तों, हमारे इंडिया की, हमारे देश की सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत यही है कि हमने कभी भी अपने कल्चर को, हमारे हिंदू रिलीजन को, हमारे आइडिया को, हमारी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए कभी किसी पे अटैक नहीं किया, कभी कोई वॉर नहीं किया। जितने भी वॉर अटैक हुए हैं वो सब हमारे देश पर हुए हैं, ना कि हमने सामने से कभी कोशिश की। चाहे आप इंडो चाइना वॉर ले लीजिए, चाहे आप इंडो पाक वॉर ले लीजिए, चाहे आप मुग़ल एम्पायर के मुग़ल रूलर्स को ले लीजिए, और चाहे आप ब्रिटिशर्स को ले लीजिए। तो ये आपको चीज़ें पता होंगी। आप ह्यूमैनिटीज़ से हो, बीए से हो, तो नो डाउट आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी। नहीं पता हैं तो आज आपको क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं अब फीचर्स की। तो दोस्तों, फीचर्स मतलब कि यहाँ पर आपको पूरा ये टॉपिक चल रहा है, ये की हेडिंग का पार्ट है। तो पहला फीचर अगर आप इन शॉर्ट पॉइंट वाइज समझना चाहें तो पहला टॉपिक क्या है कि यूनिट इन डाइवर्सिटी पहला फीचर है। आप क्लियर क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आप कैसे लिखेंगे, आप एज इट इज़ ये जो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आज, इसके नोट्स की हेल्प लेकर आप लिख सकते हैं। नोट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम की, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चीज़ों के लिए आपको बहुत आसानी मिल जाएगी। तो फीचर्स में पहला यूनिट इन डाइवर्सिटी, कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी मतलब इतनी ज़्यादा विविधता, इतनी ज़्यादा अनेकता होने के बावजूद भी हमारा देश अखंड है। टॉलरेंस, इंडियन कल्चर का दूसरा फीचर है वो है टॉलरेंस। दोस्तों, हम हर धर्म, हर जाति, हर कल्चर, हर व्यक्ति का को टॉलरेट करते हैं। मतलब हमारा देश कभी भी नफरत के पीछे नहीं भागता। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ एमलगेमेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म। इसका मतलब होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी को ही फॉलो करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से हम मटेरियल चीज़ों को
सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको लेकर भी आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे कि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे क्लियर हो जाता है कि भाई मेरी ऑडियंस को, मेरे सब्सक्राइबर्स को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे बेसिस पे वीडियो में ले आता हूँ। जैसे मैं इसी वीडियो की बात करूँ आपसे, तो कमेंट किया हुआ था एक स्टूडेंट ने, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, पार्ट सेकंड यूनिट 2 है उसका सेकंड पार्ट कब आएगा। तो मैंने कहा चलो भाई पार्ट बना देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कल्चर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है, अब हम पढ़ते हैं वैल्यूज़ क्या है हमारे इंडियन कल्चर की। तो वैल्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कल्चरल वैल्यूज़ को अगर आपको समझना है, इंडिया के जो पैटर्न्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको समझना है, तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं हमारे देश की जो हमेशा से हम फॉलो करते हुए आए, हमारी सरकार फॉलो करते आई है, हमारे देश के लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारे देश की पॉलिटिक्स, मोरालिटी है हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे रिलीजन में मोरालिटी है, रिलीजन, नेशन, इक्वलिटी, जस्टिस, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। अब आपको कैसा लिखना है आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, तो आप चाहें तो मैंने इसके लिए पैराग्राफ वाइज दिया, आप चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पॉलिटिक्स से मोरालिटी, रिलीजन, सो दैट आपका जो आंसर शीट है वो क्या हो जाएगा, टोटली भर भी जाएगा और आपका जो आंसर है वो एकदम पेजेस पर ब्रॉड दिखेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि एक स्कॉलर हैं सोवियत यूनियन के, फॉर्मर स्कॉलर थे, उनका नाम है तुगलेनोव। तो वो बोलते हैं कि उनकी किताब का नाम है ऑन द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ एंड कल्चर। तो वो कहते हैं कि ऑल द कल्चरल वैल्यूज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब उनके हिसाब से कल्चरल वैल्यूज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो दोस्तों ये मटेरियल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ अलग अलग हैं, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल उन्होंने एक कर दिया। दैट्स वाई कैटेगरी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब अगर हम बात करें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो दोस्तों कुछ ना कुछ रीज़न होता है किसी ना किसी थिंकर के, किसी ना किसी पर्सन के पीछे कुछ बोलने का। तो इनका कहना इतना सा है कि आप वैल्यूज़ को मेनली 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो। और अगर हम समझें कि यहाँ पर ये कोटेशन क्यों दिया हुआ है इनका, तो दोस्तों जो सोवियत यूनियन है, आप भी समझते हैं कि इससे हमारे संबंध 1991 से बहुत अच्छे बने हुए हैं। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि 1991 में चलो डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उसके पहले 1971 में ही इंदिरा गांधी की सरकार ने पीस ट्रीटी कर ली थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी विद द सोवियत यूनियन। तो फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा जब किसी देश के साथ किसी की ट्रीटी हो जाती है। तो बात करते हैं वन बाय वन, मैं आपको समझा देता हूँ मटेरियल वैल्यूज़ क्या होती हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या होती हैं, और यही हैं हमारे इंडियन कल्चर की वैल्यूज़। तो देखिए लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ मटेरियल वैल्यूज़ क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें मटेरियल वैल्यूज़ की, तो ऑन विच इंडियन कल्चर पुट्स एम्फेसाइज इन द परफेक्ट डिवोशन। मटेरियल वैल्यू का मतलब होता है जिसके हेल्प से इंडियन कल्चर हमारा एम्फेसाइज मतलब ध्यान देता है किस पर, परफेक्ट डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के लिए डिवोशन से मतलब क्या है कि कोई मटेरियल वैल्यू हो वो मनुष्य के लिए क्या देती, इंपॉर्टेंस देती है, इंजॉयमेंट देती है। क्यों? क्योंकि मटेरियल का मतलब ही होता है जो इस दुनिया में बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं मनुष्य ने बनाया हुआ है, दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द नेचर। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ओनली अ पार्ट एंड कैन नॉट रिप्रेजेंट अल्टीमेट गोल इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ परस्यू। तो अगर आपको ह्यूमन के डिवोशंस को रियलाइज़ करना है तो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मटेरियल की हेल्प से आप स्पिरिचुअलिटी को गेन करो। तो कई इंडियंस ने ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को तो वो लेकर आए, लेकिन उन्होंने इस कल्चर को फॉलो ज़्यादा किया है एज़ कम्पेयर टू द पोजेसन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ मटेरियल वैल्यूज़। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मटेरियल वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारा इंडिया का कल्चर ये बोलता है कि मटेरियल वैल्यूज़ की हेल्प से व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे कल्चर की है। आपने देखा होगा जो वेस्टर्न कल्चर है वो मेनली बात नहीं करता स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो केवल एक ही बात करता है मटेरियलिज्म की, कि मतलब दुनिया जो है उसमें जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो भी ह्यूमन का क्रेडिट है किसी भी चीज़ को बनाने में, बस उसी की इम्पोर्टेंस है और वही फाइनल है। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है स्पिरिचुअलिटी, जो कि हमारे इंडियन कल्चर में हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बात करते हैं फ्रेंड्स सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ की। तो देखिए वैसे तो आपके लिए पैराग्राफ बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपने हिसाब से सब कुछ रीड करना है। अब यार आप लोग
इतना लेवल पर पहुंच चुके हो आपके ह्यूमैनिटीज़ में, आपके बीए सब्जेक्ट में, इंग्लिश मीडियम से इतना तो जान ही सकते हो कि भाई इस पैराग्राफ हम में आपसे क्या लेना है आपको और क्या आपको स्किप करना है। तो मैं आपको एक लाइन नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि वी टॉक अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये है कि ह्यूमन शुड इंटेंड टू क्रिएट ए हार्मोनियस इन्वायरमेंट, कि इंसान को एक अच्छे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए आपकी सराउंडिंग में, जिससे क्या हो, और उसकी हेल्प कैसे ले सकता है वो, कि जो इटर्नल लॉज हैं, ओके, कॉस्मोस के मतलब इस यूनिवर्स की, उनकी हेल्प से एक अच्छा कंडक्ट, अच्छे काम कर सकते हैं। और यही हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया हुआ है। आगे हम बात करें तो हमारे देश में सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ की बात करें तो यही है कि ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं, जो सोसाइटी का ऑर्डर होता है, उसको जानने के लिए हमको एम्फेसाइज करना चाहिए किस बात पर, कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमको सेल्फलेसली करना चाहिए, सो दैट सोसाइटी का एक अच्छे से भला हो सके और सोसाइटी में सब कुछ ठीक तरीके से चल सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़। बात करते हैं फाइनल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की। तो दोस्तों स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से मतलब जो मैं आपको बताया हुआ था थोड़ी देर पहले अभी, कि अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल ये हमारे इंडियन कल्चर का कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इंसान में भरे हुए हैं, और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को लेकर बहुत सारे ऐसे वेद हैं, बहुत सारे ऐसे पुराण इसमें बताया हुआ है। अगर हम बात करें तो शुरू से ही हमारा देश रिलीजियस कंट्री रहा है, और वैदिक एरा के पहले से भी इंडियंस जो हैं और उनका स्ट्रांग बिलीफ था कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है वो डेथ के बाद अपने कर्मों के हिसाब से सज़ा पाती है, यानी कि इंसान की जो सोल है वो अपने कर्मों के हिसाब से सज़ा पाती है। सो ये जो बिलीफ है ये डेवलप हुआ है कई तरह के ग्रंथों में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वॉज सेड इन द अथर्ववेद, क्या, कि सोल ऑफ द डेड कुड रिसाइड इन हेवन, अर्थ एंड मिड एयर, बट हेवन इज़ द मोस्ट आइडियल प्लेस, कि मनुष्य की जो आत्मा है वो जा तो सकती है हेवन में भी, अर्थ पे भी और मिड एयर में भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस माना गया है किसको, हेवन को। तो इस ऐसे ही ऋग्वेद का यहाँ पर जिक्र है कि ऋग्वेद में भी ये बताया हुआ है कि ऐसे लोग जो साधु होते हैं, जिनके कंडक्ट, जिनके कार्य एसेटिक प्रैक्टिसेस के साथ होते हैं, ऐसे लोग जब दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उनके लिए हेवन मिलता है। सिमिलरली ऋग्वेद ने ये बताया हुआ कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो राजा के लिए, जो देश के लिए, जो जनता के लिए बैटल फील्ड में अपनी लाइफ को गिव अप कर देते हैं, ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं क्या मिलता है, हेवन मिलता है। आगे बताया हुआ है फ्रेंड्स कंसेप्शन ऑफ कर्मा के बारे में। तो इस पैराग्राफ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कर्म को लेकर हमारा जो कल्चर है वो क्या बोलता है। तो अथर्ववेद में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि मनुष्य जो होता है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म करना, और उसी हिसाब से उसके लिए सजाएं मिलती हैं। तो इविल डीड्स मस्ट बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली, इसलिए क्या कहा हुआ है कि बुरे कर्मों की सज़ा अलग मिलती है और अच्छे कर्मों की दोस्तों कोई सज़ा ही नहीं होती। सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट द आइडिया ऑफ द राउंड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ केम इनटू बीइंग। तो इसी बेसिस पर कई तरह के डॉक्यूमेंट्स में, कई तरह के धर्म ग्रंथों में, जैसे मनुस्मृति की बात कर लूँ मैं, इसके अलावा बात करूँ धर्मशास्त्रों की, तो इन सब में डेथ को लेकर, रीबर्थ को लेकर थ्योरीज प्रोपेगेट कर दी गई हैं, मेंशन कर दी गई हैं। बात करते हैं इविल डूअर्स की। इविल डूअर्स को सज़ा मिलती ही है, आइदर बीइंग सेंट टू द हेल, या तो उनको हेल में भेजते हैं गॉड, या फिर उसके लिए माइग्रेट करता है कुछ ऐसी चीज़ों में जो इंसान को नॉर्मल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि पिग बना देता है भगवान किसी को, किसी को डॉग बना देता है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई कंसेप्शन ऑफ कर्मा में, कि हर एक उपनिषद में, हर एक पुराण में, कि कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, सो दैट आपके लिए जो पनिशमेंट है वो लिमिटेड मिल सके और आपको रिवॉर्ड मिल सके, और आपकी जो सोल है उसके लिए साल्वेशन मिल सके। अगर हम बात करें तो केवल धर्म ग्रंथों में अथर्ववेद, आपके जो वेद हैं, यही अकेले नहीं, बल्कि भगवत गीता, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिकल वर्क माना जाता है हिंदुज़म का, इसमें भी बिहेवियर को लेकर, पाथ ऑफ बिहेवियर को लेकर, पाथ ऑफ डिवोशन को लेकर, पाथ ऑफ नॉलेज को लेकर बात की गई है। तो बात करते हैं क्या लिखा हुआ दोस्तों कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग पाथ ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर जो है मनुष्य का वो कैसा होना चाहिए, उसका रास्ता क्या होना चाहिए। तो लिखा हुआ है द बिलीवर्स मस्ट अबाइड बाय द मोरल नॉर्म्स स्ट्रिक्टली। जो बिहेवियर को पाथ को मानते हैं उनको मोरल नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, अपने आप को डिवोट कर देना चाहिए हमेशा गॉड में। एक्शंस ड्राइव फ्रॉम फ्रीडम, ऐसा बताया हुआ है कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग कि जो एक्शंस है, मतलब मनुष्य जो कर्म करता है वो पूर्ण आज़ादी के साथ करता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म इनकरेज करता है लोगों के लिए कि सभी तरह की वर्किंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, अपने काम को पसंद करना चाहिए, आपके पास जो भी जॉब हो
कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता, और अपने आप को कंप्लीटली डेडिकेट करना चाहिए अपने कार्यों में, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पाथ ऑफ बिहेवियर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और दोस्तों सेम फिलॉसफी कर्म को लेकर बुद्धिस्ट धर्म में भी, बुद्धिस्ट वे ऑफ साल्वेशन में भी कही गई है। बात करते हैं पाथ ऑफ विजडम की। तो अगर हम इसमें समझें तो क्या लिखा हुआ है कि पाथ ऑफ विजडम, यानी कि विजडम से मतलब क्या होता है, विजडम से मतलब बुद्धि। तो बुद्धि का रास्ता ये है कि आज इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, कैसे हम अपनी विजडम के रास्ते पे चल सकते हैं। तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का कहना ये है कि मास्टर नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर आपके लिए विजडम को लाइफ में एक्वायर करना है, अटेन करना है। तो इसलिए हमारा जो देश है वो डोर ओपन करके रखता है हर एक धर्म के लिए, हर एक कल्चर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए, हर एक जाति के लिए, सो दैट क्या हो सके कि व्यक्ति भारत में अच्छी फेवरेबल लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को एक्वायर कर सके। क्योंकि दोस्तों मैंने क्या बताया कि अगर व्यक्ति फ्री होगा, अगर व्यक्ति फ्रीली कोई भी अपना एक्शन को करेगा तो वो विजडम के पाथ को प्रॉपरली अटेन कर पाएगा। तो ये हमारे हिंदू कल्चर की एक अलग अदर कैरेक्टरिस्टिक है एज पर द भगवत गीता। लास्ट बात करते हैं पाथ ऑफ डिवोशन। डिवोशन से मतलब क्या है दोस्तों कि ईश्वर में, गॉड में अपने आप को मर्ज करना। तो इफ़ अ हिंदू लव्स ए गॉड एंड सबमिट्स टू हिम इन द एक्सट्रीम, तो लिखा हुआ है एज पर द भगवत गीता पाथ ऑफ डिवोशन के बारे में कि अगर कोई हिंदू गॉड को लव करता है और अपने आप को टोटली भगवान में सबमिट कर देता है, मतलब टोटली भगवान में अपने आप को मिला देता है, तो ये उस व्यक्ति के लाइफ में साल्वेशन की शुरुआत हो चुकी है। ये एक इफ़ेक्टिव वे है टू आइडेंटिफाई विथ ए गॉड, टू चेरिश द गॉड इन हार्ट। तो जो लोग मन में भगवान को रख लेते हैं, हर चीज़ भगवान के लिए करते हैं, भगवान के द्वारा करते हैं, ऐसा मानते हैं वो, तो यही कहलाता है कि पाथ ऑफ डिवोशन। तो ये कुछ चीज़ें थी फ्रेंड्स आज की वीडियो में जो आपको पता होनी चाहिए, और यही है 7 फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। अब मैं आपको शुरू में ही बोल चुका हूँ कि हेडिंग्स को देख लो, हेडिंग्स में सब हेडिंग्स देख लो, और उसके बेसिस पर अपनी आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस राइटिंग करने की कोशिश करो, तभी आपका पेपर बहुत अच्छे से जा पाएगा। अदरवाइज ऐसा अगर आपको हेडिंग्स ही नहीं पता तो आप लिखोगे क्या? बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ या जो आर्ट सब्जेक्ट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपको कितना याद है, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आपको हेडिंग्स कितनी पता हैं। बस ये अगर आप सीख गए तो भाई ये समझ दुनिया आपकी मुट्ठी में। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, नॉन वायलेंट थिंकिंग इंडियन कल्चरल वैल्यूज़। हमारे जो इंडियन कल्चर की वैल्यूज़ हैं इसमें दोस्तों हमको नॉन वायलेंट थिंकिंग मिलेगी। आप बात कर लीजिए गौतम बुद्ध से लेकर और गांधी तक, महावीर स्वामी तक, हम किसी भी फिलॉसफी की बात कर लें, हम किसी भी वेद पुराण की बात कर लें, हमारे हिंदू धर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि हमने कभी भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं किया, हमेशा से ही हम नॉन वायलेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आए हैं। तो नॉन वायलेंस इज़ द गोल एंड स्टेट द इंडियन कल्चरल वैल्यू सीक टू अचीव। अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज सेल्फ ड्राइविंग फ्रॉम सेल्फ। वेदांत फिलॉसफी क्या बोलते हैं, दुनिया में जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से उत्पन्न हुआ है। सो इट शुड बी फ्रेंडली एंड इक्वली डिस्पोज टू अदर्स। इसलिए एक दूसरे से फ्रेंडली रहना चाहिए, एक दूसरे को समान मानना चाहिए। एवरीथिंग्स ट्रू नेचर इज़ डिवाइन। नेचर जो है वो बिल्कुल डिवाइन है और गुड है, ब्यूटीफुल है। तो इसीलिए हमको नेचर से भी अपने जो कंडक्ट है वो क्या करने चाहिए, मोरल करना चाहिए। मतलब कुल मिला के बताएगा नॉन वायलेंट थिंकिंग के बेसिस पर हमको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पूरी चीज़ें आज की वीडियो में आपके लिए बताई मैंने। और अब आप कमेंट कर दीजिए, और आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे लिए बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर आप किस पर वीडियो चाहते हैं। और जो हिंदी मीडियम के वीडियोस मैंने बनाए थे यूनिट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, मैं उन वीडियोस का इंग्लिश मीडियम का वर्जन भी बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, सो दैट इंग्लिश मीडियम वालों को हेल्प मिल जाए। बिकॉज वो कमेंट करते रहते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो उस सीरीज़ में हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत जल्द। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।